भूमि के उपयोग। पहला होता है बेटा फॉरेस्ट। पहला यूज कौन सा होता है बेटा? फॉरेस्ट। ऐसी भूमि जिसपे वनस्पति सघन मात्रा में पाई जाती है, बहुत डेंसिटी के अंदर, बहुत डेंसली जहां पे पेड़ पौधे होते हैं उसे बेटा वन कहते हैं। ये भूमि का पहला उपयोग होता है। जैसे आपके बेटा अमेज़न के वन है, आपके रणथंभौर के वन है, सिरसा के वन है, केवलादेव अभयारण्य है, ये सारे वन क्षेत्रों में आते हैं। तो वनों के अधीन जो भी आती है बेटा, फॉरेस्ट अंडर जो लैंड है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी बेटा? फॉरेस्ट लैंड में। कौन सी कैटेगरी में आएगी वो? फॉरेस्ट लैंड में। सेकंड जो यूज होता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना? ऐसी भूमि जो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है बेटा? इसमें बेटा टू टाइप्स होते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं। एक तो होती है बैरन लैंड, इसको बोलते हैं बंजर भूमि। बैरन लैंड। और इसी में है बेटा वेस्टलैंड। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कल अपने जब क्लास कर रही थी, फिर बताता हूं। ऐसी कोई भी भूमि जिसे वर्तमान टेक्नोलॉजी का यूज करके, ऐसी कोई भी भूमि जिसे वर्तमान टेक्नोलॉजी का यूज करके कृषि योग्य नहीं बनाया जा सके। ठीक है? आप उसमें फर्टाइल डालिए, इरिगेशन फैसिलिटीज कर लीजिए, उसकी बुआई जुताई कर लीजिए, फिर भी उसमें बेटा कृषि नहीं होगी। ठीक है? उस भूमि को क्या कहते हैं? बंजर भूमि। ध्यान रखना, कौन सी भूमि होती है बेटा? ऐसी भूमि जिसे वर्तमान तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य नहीं बनाया जा सके। इसी में बेटा बी टाइप हो जाएगा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ऐसी भूमि बेटा जो कृषि के अलावा, एग्रीकल्चर यूज के अलावा अन्य कहीं यूज में आ रही है। कृषि के अलावा अन्य कामों में उपयोग ली जा रही है, यानी गैर कृषि कार्यों में जिसे यूज किया जा रहा है। नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में जो यूज आ रही है, गैर कृषि कार्यों में। इसमें आपके बेटा जैसे बिल्डिंग कहीं पे बनी हुई है, जहां पे बिल्डिंग बन चुकी, जहां पे रोड बन चुका, रेलवे लाइन जहां पे बन चुकी, नहरें, कैनल्स जहां पे बन चुकी, क्या वहां पे खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती बेटा।
ठीक है, तो ऐसी भूमि जो कृषि के अलावा अन्य दूसरे कार्यों में उपयोग ली जा रही है, वो कौन सी में आएगी बेटा? वो आएगी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, कैनल्स, रेलवे ट्रैक्स जहां पे बने हुए हैं, ये वाले। थर्ड जो यूजर था, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी भूमि बेटा जो अभी खेती में काम में नहीं आ रही। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इधर देखना है सब। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अलग बेटा, ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयोग के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके दो कारण हैं। बंजर है जहां पे खेती हो ही नहीं सकती, ठीक है, जहां पे खेती या कृषि हो ही नहीं सकती, और जहां पे मकान बन गए, रोड बन गए, ये तो अलग रीजन हो गए। यहां पे जो रीजन है बेटा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, यहाँ पे रीजन्स अलग होंगे कि यहाँ पे अपन खेती क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर यूजेज में इस भूमि को क्यों नहीं ले सकते। इसके लिए बेटा पहला जो रीजन होता है पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड। पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड। पास्चर होती है बेटा चारागाह, पास्चर भूमि होती है चारागाह, और ग्रेजिंग होती है गोचर। ठीक है, सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो पशुपालक होते हैं, भेड़ बकरी पालने वाले होते हैं, गाय भैंसे पालने वाले होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन पशुधन है, भाई वो अपने पशुओं को कहां चराएंगे? आपके हमारे खेत में आएंगे तो अपन घुसने देंगे क्या बेटा? नहीं घुसने देंगे उनको। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या कर रखा बेटा कि हर ग्राम पंचायत पे कुछ भूमि रिजर्व कर रखी है कि भाई यहाँ इस भूमि का कोई यूज नहीं होगा, यह भूमि केवल पशुपालकों को पशु चराने के लिए है। ठीक है, पास्चर और ग्रेजिंग लैंड किसके लिए होती है बेटा? रिजर्व फॉर एनिमल हस्बेंडर्स, जो पशुपालक होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। उस भूमि को आप खेती में काम में नहीं ले सकते। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन बेटा? सेकंड जो रीजन है बेटा इसका, लैंड अंडर लैंड अंडर मिसलैंस ट्री क्रॉप्स, ऐसी भूमि जिसपे ऑलरेडी खेती हो रही है बेटा, कृषि हो रही है, लेकिन वो कृषि किसकी होती है? गेहूं, सरसों, चना, बाजरा, ये नहीं पैदा होते। वहां पे फलदार वृक्षों की खेती होती है बेटा, कृषि होती है, फलदार वृक्ष। अपने यहाँ पे आपने देखा होगा आंवला फार्म हाउस, सुना है ना बेटा, जहां पे प्रॉपर पेड़ किसके होते हैं? आंवले के होते हैं। ऐसे आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर चले जाओ, सेब के बागान। ठीक है, आप जब आसाम में जाओगे चाय के बागान,
कर्नाटक में जाओगे कॉफी के बागान, यानी वहां पे बेटा फिक्स है एग्रीकल्चर, जो क्रॉप्स हैं वो फिक्स है, ठीक है, दूसरी फसल वहां पे नहीं बोई जाती। इसलिए सेकंड रीजन कौन सा बेटा, लैंड अंडर मिसकैलेंस ट्री क्रॉप्स, ऐसी भूमि जहां पे फलदार पेड़ों की खेती होती है। समझ में आया बेटा, क्लियर है एवरीवन? इसका थर्ड देखो बेटा, थर्ड रीजन देखो बेटा, कल्टेबल, कल्टेबल वेस्ट लैंड, हिंदी में बोलेंगे कृषि योग्य व्याप्त भूमि, कृषि योग्य व्याप्त भूमि। समझो बेटा क्या होती है, तीन चीजें एक साथ समझना, ठीक बेटा, तीन चीजें एक साथ समझना, जैसे आपके पूरा टॉपिक ही क्या है कि मैक्सिमम आपके फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये इन दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, जो आपके अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है और आपके लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब दोनों का एक ही होता है बेटा कि भाई खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग है। अब इसको देखो बेटा, मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी भूमि या ऐसा खेत जिसे अपन एक कृषि वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं परती भूमि। जैसे मान लो बेटा वो अपनी फसल बोई जाएगी, बाजरा बोया जाएगा बेटा, उस समय ऐसे जितने भी खेत हैं जिनमें बाजरा नहीं बोया है, जो बिल्कुल खाली हैं, ठीक है, कोई फसल जिसमें नहीं उगाई, उसको बोलते हैं परती, ठीक है, उस भूमि को क्या बोलते हैं बेटा हम, परती भूमि बोलते हैं। अक्सर अपने यहाँ पे गांव में, मैं भी गांव से हूं आप ही की तरह, भदवाड़, समझ गए, समझ गए बेटा, क्या बोलते हैं उसको, परती भूमि। भदवाड़ समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। तो बेटा ऐसी भूमि जिसे 5 साल से ज्यादा तक खाली छोड़ दिया जाता है, 5 साल से ज्यादा समय तक जिसे खाली छोड़ दिया जाता है, उस भूमि को क्या बोलेंगे बेटा, कल्टिवेबल है, खेती हो सकती है, बट कैसी बेटा, वेस्टलैंड है, फिलहाल वो व्यर्थ है। क्लियर बेटा, क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो स्टूडेंट्स विजिबल नहीं है, वीडियो को विजिबल कीजिए। ओके बेटा, ओके, इसकी डेफिनेशन लिखा बेटा, कल्टिवेबल वेस्टलैंड की डेफिनेशन लिखूंगा, इसी के साथ इंक्लूड कर लेना, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसी की डेफिनेशन है। left uncultivated, left uncultivated for more than 5 कल्चरल ईयर्स, इसके डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ऐसी भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक खाली पड़ी है उसको बोलते हैं
कृषि योग्य गर्त भूमि। फोर्थ देखो, फोर्थ यूजेज यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड में फोर्थ फैलो लैंड। कौन सा बेटा? फैलो लैंड। ए करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड मतलब होता है वर्तमान प्रतिभूमि। मीन्स क्या होता है बेटा? एट प्रेजेंट फैलो लैंड, इसी साल जिसपे खेती नहीं की गई, ऐसा खेत जिसपे एक कृषि वर्ष या एक साल से खेती नहीं की गई। ठीक है बेटा? एक फसल नहीं ली या बेटा एक साल की दोनों फसलें नहीं ली या तीनों फसलें नहीं ली, ऐसी कहलाती है एट प्रेजेंट फैलो लैंड। डेफिनेशन लिख लो बेटा इसकी। लैंड without cultivation, left without cultivation for one and less than 1 year, left without cultivation for 1 and less than 1 year। रबी में नहीं बोई तो भी बेटा करंट फैलो लैंड है, खरीफ में नहीं बोई तो भी करंट फैलो लैंड है, जायद में नहीं बोई तब भी बेटा करंट फैलो लैंड है, और एक साल तक अगर तीनों ही फसलें नहीं ली, एक साल तक यदि बेटा तीनों ही फसलें नहीं ली तब भी क्या बेटा वो करंट फैलो लैंड। बी है बेटा ओल्ड फैलो लैंड, पुरातन प्रतिभूमि। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसलिए लिख देता हूं, पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। दक्षा यादव बेटा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही, और किसको बेटा, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में? दक्षा एक बार अपनी बेटा सेटिंग चेक कीजिए। इसके डेफिनेशन होगा left uncultivated, left uncultivated for past 1 to 5 years, past 1 to 5 years।
समझो बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि तीन चीजें आपको एक साथ समझनी है, ठीक है बेटा। अब समझो बेटा, एक तो आपकी फैलो लैंड होगी, एक साल तक नहीं बोए तो, एक साल तक अगर आपने कृषि किसी भूमि पे नहीं की तो फैलो, ठीक है। एक साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, ठीक है। एक साल से अधिक और 5 साल तक अगर किसी खेती पर या किसी खेत में किसी कृषि योग्य भूमि पर यदि कृषि नहीं की जाती तो ओल्ड फैलो पुरातन प्रति हो जाएगी बेटा। और 5 साल से अगर ज्यादा टाइम हो जाता है, 5 साल से यदि ज्यादा समय हो जाता है तो वो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लैंड्स कौन सी हो जाएगी बेटा? वो फिर आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चरल वेस्ट लैंड। दैट्स क्लियर बेटा? चारों समझ में आ गया बेटा? सभी के समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट स्लाइड, फिफ्थ टॉपिक पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आपका फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिखा है वो। बेटा फैलो लैंड की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, फिर सुनो। फैलो लैंड मींस होता है प्रतिभूमि, ठीक है। फैलो लैंड मींस प्रतिभूमि होती है, इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसी कोई भी भूमि जिसपे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक अगर खेती नहीं की जाती तो वो बेटा फैलो लैंड है, प्रतिभूमि है। अब 1 साल तक नहीं हो रही तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? करंट फैलो में, ठीक है। और अगर मान लो बेटा 1 साल से ज्यादा हो गए लेकिन 5 साल से कम है तो वो किस में आ जाएगी बेटा? ओल्ड फैलो में आ जाएगी। फैलो लैंड की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। एरेस्ट कर दिया जाए। फिफ्थ बेटा नेट शॉन एरिया, सकल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया, सकल मीन्स समस्त, ठीक है। सकल वाला ये वाला नहीं होगा, सूरत वाला, ठीक है। कभी पहुंच जाओ गुजरात के अंदर, क्या सकल सर ऐसे बोले थे सकल, ठीक है। वो वाली सकल ये बेटा, सकल मीन्स समस्त, टोटल, कुल बोया गया क्षेत्र। एरिया sown more than once in an agricultural year plus net shown area is known as gross crop area। किसी भी क्षेत्र के बेटा
एक वर्ष में बोए गए क्षेत्र और एक कृषि क्षेत्र में या कृषि वर्ष में बोए गए क्षेत्र के योग को सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मान लो बेटा, अब इसको सुन लो। रबी की फसल में पूरे राजस्थान करें तो रबी की फसल में कुल कितनी भूमि या कुल कितने क्षेत्र में रबी की फसल पैदा की गई, ठीक है। उसके बाद में बेटा उसमें ऐड करो, वो तो क्या निवल, भाई खाली रबी की फसल बोई गई है तो निवल क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें अपन खरीफ के अंदर कितने क्षेत्र में फसल बोई गई, जायद में कितने क्षेत्र के अंदर बेटा जायद फसल बोई गई, और तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तीनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसका जो टोटल होता है, उसका जो टोटल होता है वो कहलाता है बेटा आपके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अक्षिता का मोर देन 5 इयर्स अगर फैलो लैंड है तो उसे कहेंगे बेटा कल्टीवेटर वेस्टलैंड, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नोट भी करा था मैंने आपको, अगर 5 वर्ष से ज्यादा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, 1 साल से 5 तक है तो पुरातन प्रति, 1 साल तक है तो बेटा वर्तमान प्रति। एक बार इसको डीपली स्टडी करना, ठीक है, रिलैक्स माइंड से। और इसके 3 तो आपके यहीं क्लियर होंगे, जो समझने वाली चीजें 3 तो यही हो जाएंगी। 5th जो टॉपिक है ये आपका अलग से एक टॉपिक बन रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फर्स्ट फॉरेस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इन तीनों को मैंने कहा था कि बेटा एक साथ आप लेके चलें। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ तीनों को ही, ठीक है। अगर 1 साल तक किसी खेत को नहीं बोया जाए तो प्रति, ठीक है ना, फैलो लैंड, समझ में आ गया। 1 साल तक यदि किसी खेत को नहीं बोया जाए तो प्रति कौन सी हो जाएगी बेटा, वर्तमान प्रति, करंट फैलो लैंड। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हो गया, 1 से ज्यादा और 5 साल तक का समय है तो ओल्ड फैलो लैंड, ठीक है। और या 5 वर्ष से भी ज्यादा हो जाती है तो बेटा कल्टीवेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्लियर हो गया बेटा? आपके 500 यूटिलाइजेशंस क्लियर है हर बच्चे के? टोटल स्टूडेंट्स को समझ में आ गया बेटा पांचों? ध्यान दें, यहां से आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फैलो लैंड, व्हाट इज, यहां से ज्यादा पूछा जाता है बेटा। यहां ऐसे आपके ज्योग्राफी में कंटिन्यू आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इतना बड़ा नहीं पूछना, क्वेश्चन ही 2 नंबर का होता है, ठीक है। वन लाइनर 2 लाइनर में होता है, इसलिए इनकी डेफिनेशंस जो होती हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो डीपली स्टडी करके चले, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर अपने आंसर्स को समझते हुए याद करते हुए चले, कंटिन्यू पढ़ाई रखें, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि कोविड चल रहा है, तीसरी लहर आएगी और फिर गवर्नमेंट हमको पास कर देगी, ठीक है। उम्मीद अच्छी है लेकिन मुश्किल है। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर लैंड degradation?
भूमि के पतन, भूमि के क्षय, ठीक है, या जो आपके भूमि संसाधन है इसमें कमी आने के, इसकी क्वालिटी में कमी आने के क्या क्या कारण हैं? पहला डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश, वनों की कटाई या वन विनाश होता है। excessive use of fertilizers third बेटा use of pesticides, फोर बेटा ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, सॉइल एरोजन, ह्यूमन एक्टिविटी, एक एक चीज को समझना। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? वन विनाश, वनों की कटाई। जो वन होते हैं ये हवा की स्पीड जो होती है, एयर जो प्रेशर होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को पानी के साथ बहने से रोकती हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, जो गिर के टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, गल जाती हैं, वो मिट्टी को, लैंड को हुमस प्रदान करती हैं, उसे उपजाऊ बनाती हैं, उसे स्टेबल रखती हैं। इसलिए जहां पे बेटा डिफॉरेस्टेशन होगा, जहां पे वनों की कटाई होगी, वहां पे मृदा की जो क्वालिटी है उसमें कमी आएगी, लैंड की क्वालिटी में कमी आएगी। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो आपके उर्वरक हैं, उर्वरक में स्पेशली बेटा अपन बात करें केमिकल्स जो अपन काम में ले रहे हैं, श्रीराम यूरिया काम में ले रहे हैं, ठीक है, यूरिया के कट्टे डाल रहे हैं, और अपने से भी एडवांस है पंजाब वाले, पूरे देश के एवरेज से 13 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो वो लैंड की क्वालिटी को क्या करता है बेटा? बेकार करता है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी लेके आता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, दवाओं का छिड़काव करना, स्पेशल जो आपके सब्जियों की खेती होती है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सब्जियों की, फलों की खेती होती है, वहां पे पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग, ये बहुत बड़ा काम की चीज है, ठीक है। ग्रेजिंग मींस होता है पशुओं को चराना, और अभी अपन बात भी कर रहे थे कि जिन पशुपालकों के पास मान लो खुद की जमीन नहीं है, वो बेटा कहाँ चराएंगे? तो वो क्या करते हैं? खुले में, पहाड़ों में, जंगलों में अपने पशुओं को ले जाते हैं। जो पशु होते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, जो भी पशु होते हैं, वो छोटे पौधों को पनपने से पहले ही खा जाते हैं, कुछ उनके पैरों से कुचल करके नष्ट हो जाते हैं।
तो ओवर ग्रेजिंग, खुले में चराना, ये भी बेटा लैंड डिग्रेडेशन का एक मेन रीजन है। नेक्स्ट है माइनिंग, खनन। जहां पे भी बेटा पहले जो आपके एंशिएंट टाइम था, प्राचीन समय था, वहां पे फिजिकल वर्क से आपके रिसोर्सेज निकाले जाते थे, मिनरल्स निकाले जाते थे। आजकल माइनिंग होती है विस्फोट से, ठीक है, बारूद लगाया और बूम होता है। क्या बेटा उतनी जगह डैमेज होती है जितने से अपने को मिनरल्स निकालने, जितने से अपने को बेटा खनिज निकालने, उसके आसपास की जो लैंड होती है वो भी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। तो एक रीजन कौन सा बेटा? माइनिंग। एक अपना सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन और अपक्षय, मिट्टी का टूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, हवा के साथ उड़ करके चले जाना, पानी के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है ना। हवा के साथ उड़ करके चली जा सकती है या पानी के साथ बह करके जा सकती है। ये आपके छठा कारण सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन और मृदा अपक्षय, ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट देखिए आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, ये जितने भी बेटा इससे पहले अपन ने विजन देखे हैं, इन सबके लिए कौन बेटा रेस्पॉन्सिबल है? इन सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटी। सभी लोगों की एक ही जड़ मानवीय क्रियाकलाप। मानव अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बेटा प्रकृति से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना। बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।